तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल टू होता है? डायरेक्टली एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर दियर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे ये रिएक्शन है M1A प्लस M2B प्लस M3C, इससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है। इसमें M1 M2 और M3 क्या है आपके पास? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। क्या है आपके पास? मोल्स, इनको बोलते हैं मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और ये इन्हीं को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इनको? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन। ठीक है। तो इसमें अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखे यार, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है? ठीक है, एक्टिव मास, ठीक है, रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है? ए, बी और सी क्या है? रिएक्टेंट है। तो ए, ठीक है, रिएक्टेंट ए, तो ए का जो क्या है आपके पास? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? M1 है। ठीक है। तो रिएक्टेंट की जो पावर है, वो क्या होगी आपके पास? M1 होगी। ठीक है। ऐसे ही बी की M2 और सी की M3। ठीक है। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? रेट। ठीक है। अगर हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाना चाहे तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कांस्टेंट। ठीक है। तो हमने क्या लिखा? रेट इक्वल टू के ए की पावर M1, बी की पावर M2 और सी की पावर M3। ठीक है। तो इस के को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं के क्या है? रेट कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। और इस जो एक्सप्रेशन है इसको क्या बोलते हैं? रेट लॉ। ठीक है। और रेट एक्सप्रेशन इसी को बोलते हैं। ठीक है। तो आगे समझ में। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है आपके पास? रेट, ठीक है, जो रेट है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है के। ठीक है। मतलब अगर के रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है। आगे समझ में। अब यहाँ पे एक्टिव मास है। एक्टिव मास को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। पहला होता है, फर्स्ट लिख सकते हैं हम इसको सॉल्यूशन फेस में। एक्टिव मास को दो प्रकार से लिख सकते हैं हम। पहला लिख सकते हैं हम सॉल्यूशन फेस में, दूसरा लिख सकते हैं हम गैसेस फेस में। ठीक है, गैस के फेस में। ठीक है। तो सॉल्यूशन फेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक्वस AQ, और गैसेस फेस के लिए G। ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन फेस के लिए जो एक्टिव मास है वो क्या होती है आपके पास? मोलैरिटी। ठीक है। सॉल्यूशन फेस के लिए एक्टिव मास क्या होगा? मोलैरिटी। जबकि गैसेस फेस के लिए क्या होगा आपके पास? प्रेशर। क्या होगा? पार्शियल प्रेशर। ठीक है। या क्या होगा आपके पास? मोलैरिटी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक्टिव जो मास होता है, ठीक है, उसको दो प्रकार से लिखा जाता है, सॉल्यूशन फेस और गैसेस फेस में। तो सॉल्यूशन फेस के लिए जो एक्टिव मास होता है वो मोलैरिटी होती है, जबकि गैस फेस के लिए पार्शियल प्रेशर या मोलैरिटी दोनों होती है। अब कुछ पॉइंट हैं, ठीक है, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के या रेट लॉ के। ठीक है, रेट लॉ के कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट है इंटरमीडिएट आर नेवर इंक्लूड इन द रेट लॉ। ठीक है, इंटरमीडिएट को, जो रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट है उनको रेट लॉ में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। जैसे आपके पास एक रिएक्शन A प्लस B से क्या बन रहा है? C बन रहा है।
ठीक है। और C प्लस D से क्या बन रहा है आपके पास, E बन रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, जो रिएक्शन हो रही है 2 स्टेप है, इसमें 2 स्टेप है। ठीक है, ये क्या आपके पास 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, और C क्या है यहाँ पे, A प्लस B से क्या बना, C है, फिर C प्लस D से क्या बना आपके पास, E बना। तो C क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास इंटरमीडिएट। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट है उनको क्या करते हैं, रेट लॉ में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो इंटरमीडिएट क्या होते हैं, इंटरमीडिएट टू मल्टी स्टेप रिएक्शन में यूज़ होते हैं। किस में यूज़ होते हैं इंटरमीडिएट, मल्टी स्टेप रिएक्शन में यूज़ होते हैं। ठीक है, और ये भी स्पीसीज होती हैं। ठीक है, जो क्या होती है, रिएक्शन में ही, ठीक है, रिएक्शन के दौरान ही बनती है। ठीक है, क्या होती है, रिएक्शन के दौरान ही मेड होती है और रिएक्शन में ही कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मतलब रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट बनते हैं और रिएक्शन में ही खर्च हो जाते हो। ठीक है, तो A प्लस बी से क्या हो रहा है, C बन रहा है, तो C प्लस D से क्या बन रहा है, E बन रहा है। तो इंटरमीडिएट जो C था वो तो ख़त्म हो गया ना। ठीक है, अगर आपको तब पता नहीं चल रहा है कि इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या है, तो इन जो दो रिएक्शन है, ठीक है, दो या तीन तीन स्टेप रिएक्शन भी हो सकती है, तो उनमें क्या करो, उनको कोफिशिएंट को इक्वल करके जोड़ दो। ठीक है, तो कोफिशिएंट को जब इक्वल करके जोड़ोगे तो क्या होगा, जो आपके पास जो चीज़ कैंसिल होगी वही क्या आपके पास इंटरमीडिएट हो जाएगा आपको। तो इंटरमीडिएट को क्या करते हैं, रेट लॉ में इंक्लूड नहीं करते। अब दूसरा है, ठीक है, द रिएजेंट विच इज प्रजेंट इन एक्सेस। ठीक है, जो मतलब जो रिएजेंट, ठीक है, अधिक मात्रा में प्रजेंट होते हैं, एक्सेस में प्रजेंट होते हैं, इज नॉट इंक्लूड इन रेट लॉ। ठीक है, उनको रेट लॉ में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, जो एस्टर है, ठीक है, जब उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब हम एस्टर का क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको क्या लेना पड़ता है, जो वाटर है वो एक्सेस में लेना पड़ता है। तब क्या बनता है आपके पास, एसिड, ठीक है, और एल्कोहल, एसिड और एल्कोहल मिलता है। पर लेकिन जब हम इसका रेट लॉ लिखेंगे इसके लिए, ठीक है, रेट लॉ लिखेंगे तो क्या होगा, रेट लॉ क्या लिखेंगे हम, के एस्टर। जो एक्सेस में H2S क्या है आपके पास, एक्सेस में, उसको हम रेट लॉ में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाए, के एस्टर। ठीक है, तो इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, जैसे एक्सेस में का मतलब क्या है, अगर रिएक्टेंट एक्सेस में है, ठीक है, तो उसको रेट लॉ में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, क्योंकि जैसे आप, जैसे समुद्र है तो समुद्र में बहुत सारा पानी है। ठीक है, तो अगर आप समुद्र से एक लोटा पानी निकाल दोगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मतलब जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, रिएक्टेंट का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो एक्सेस में है। ठीक है, तो उससे रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको रेट लॉ में इंक्लूड नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।